हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि अब टाइम आपके पास उतना नहीं है सोचने और समझने का। जो भी टाइम अब बचा है सीधे की सीधे उसको पढ़ाई में एकदम झोंक दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप रुकिएगा तो रिजल्ट आपको रोक देगा। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसका हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट कर चुके हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, हाथ जोड़कर मेरा बारंबार रिक्वेस्ट है कि जो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी पेड़ का हम पत्ते तक पहुंचते हैं, जड़ का पता नहीं रहेगा तो बाबू वैसा पेड़ कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो पत्ते फल तक पहुंचने के लिए हमें जड़ जानना जरूरी होता है। इसलिए अगर जो सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लास में जुड़ गए हैं तो इसको एंड तक देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा या फिर पढ़ नहीं पाइएगा। चलिए, इसमें जो भी करवाए जाएंगे पूरे 50 के 50 आपको जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और वैसा क्वेश्चन रहेगा जो कि आने की संभावना अत्यंत है, मतलब कि बहुत मात्रा में आ सकता है। इससे बाहर तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यदि जो पढ़ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या है। सबसे मेन चीज को पूछ रहा है बाबू, मेन पार्ट को पूछ रहा है। बताइए जो है कि कौन सा है जो इसका जो है मूल गुणसूत्र है। ठीक है, चलिए मूल गुणसूत्रों की संख्या देखो, एक होता है अगुणित, ठीक है, अगुणित, फिर होता है द्विगुणित, क्या होता है, द्विगुणित, फिर होता है त्रिगुणित। इस प्रकार से जो है बाबू वो होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अगुणित के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि मूल पूछ रहा है, मतलब मेन पूछ रहा है। ठीक है, तो मेन इसका तो अगुणित ही होगा। ठीक है, कौन होगा, अगुणित होगा। तो अगुणित को हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे, एन से। अब हम यहाँ ऑप्शन में एन खोजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ गुणसूत्रों का मूल रूप पूछा गया है। चलिए, तो ये देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको टिक आउट करेंगे और निकल देंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग, वैसे त्वचा मतलब गोरा होना या काला होना, त्वचा का रंग पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निर्धारित होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें त्वचा का रंग एक मेलानिन नामक जो है अम्ल होता है, उससे भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि निर्धारण होते हैं, मतलब कि ये जो जीन से रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में मात्रात्मक से या एकाधिक जीन से या फिर गुणात्मक से या इनमें से सभी। तो मात्रात्मक से नहीं होगा, तो जब हमारा जो है गुणात्मक से भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमारा दो ऑप्शन हम देख लिए कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है दो ऑप्शन हमारा, तो हम तीसरा इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा दो ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि एकाधिक जीन से। याद रखिएगा, जो प्रश्न नहीं याद होता है उसको बारंबार याद कीजिएगा, क्योंकि जो याद होता है वो तो याद हो ही जाएगा। आपको करना वो है जो आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए जो साधारण चीजें रहती है उसे हर कोई याद रखता है। जैसे पूछ देगा आनुवांशिकता का खोज किसने किया था, ये हर किसी को पता रहता है। वैसा क्वेश्चन को आपके अंदर ऐसे देखो, अगर आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 100 में से 50% नंबर जो है वो हर स्टूडेंट बना लेता है। लेकिन उससे जो है नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा अच्छा रहता है, वो 70 तक पहुंचता है, 80 तक पहुंचता है। लेकिन यदि जो आपको उससे भी हाई लेवल का मार्क्स उठाने हैं तो आपको मेहनत भी सबसे हट के करना पड़ेगा, मतलब कि वो क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे जो हर किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्टॉन एवं रेकॉन का प्रतिपादन किया था। वैसा जो है वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है आपसे कि जो किसको म्यूटॉन, सिस्टॉन और रेकॉन का जो है प्रतिपादित किया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जे लीडर बॉक्स, फिर है ब्लू इनग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं पढ़ लेना है, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं इनग्राम है, फिर है वेटसन, और डी में है एस बेंजर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
ये आपका जो है सही आंसर है, इसलिए टिक आउट करेंगे और निकल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता, जिसको कोडोमिनेशन में F2 मतलब दूसरा पीढ़ी, ठीक है, F2 मतलब दूसरा पीढ़ी में जो है प्रारूप अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, ये रेशियो आपसे पूछ रहा है कि जब हम दो पीढ़ियों के बीच जो संलयन करवाएंगे तब जो पीढ़ी जो दूसरी संतति का जो है अनुपात बनेगा, रेशियो, वो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का दोनों का करवाएंगे तो इससे हमें जो है दो प्रकार के पहले नंबर अगर ये दोनों से करवाते हैं तो एक तो बनेगा जो दोनों कैपिटल टी बनेगा, ठीक है, उसके बाद बनेगा एक कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी बनेगा, फिर तीसरा जो बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा और कैपिटल टी बनेगा, और जो फोर्थ वाला रहेगा उस दोनों जो है स्मॉल टी ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा जब हम दो तरह की संलयन करवाते हैं, है ना, छोटे और बड़े में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उभर कर आया आपको, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि दो, एक तो एकदम लंबे प्रवृत्ति के हैं, उसके बाद मीडियम में दो आते हैं लेकिन लंबे में ही गिने जाएंगे। इसका देखिए, इसका अनुपात 1 बनेगा, ये दोनों दो वो है तो यहाँ पर 2 अनुपात होगा और इसका 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसका रेशियो खोजेंगे, यहाँ ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है 3:1, ठीक है, ऑप्शन बी में है 1:3, ऑप्शन सी में है 1:2:1, जो कि हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। ठीक है, महिला रूपी वैसे पुरुष जो होते तो पुरुष हैं बट कुछ कुछ लक्षण जो है महिलाओं का उनमें रहता है, गुण महिलाओं का रहता है। अभी भी बहुत सारे बालकों ऐसे हैं जिनमें महिलाओं का गुण है, जैसे कान में पहनना, नेल लंबा करना और उसे पेंट करना, बहुत सारे गुण अभी भी हैं जो लड़के अब धीरे धीरे लड़कियों का गुण को अपनाते हैं। वही पूछा है कि वह महिला रूपी पुरुष जिनके वैसे पुरुष जिनमें महिला रूपी लक्षण होती है उसे क्या कहा जाएगा। चलिए ऑप्शन ए में है पॉलीमॉर्फ, जेलीमॉर्फ, गाइनोमॉर्फ और गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी गाइनेंड्रोमॉर्फ। चलिए देखिए, यहाँ पर पूछा है कि मनुष्यों में सहलगन समूहों की संख्या क्या होती है। तो मनुष्यों में जो सहलगन समूहों की संख्या होती है, ऐसा पूछा है, मतलब कि ये सीधा सीधा आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, वो भी जोड़ी में। क्रोमोसोम कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि 46 होता है, टोटल 46 होता है, और 46 को अगर जोड़ा में करेंगे तो ये 23 जोड़े में पड़ेगा। ठीक है, कितने में, 23 पेयर इसका बनेगा। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 46। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि निम्न में से लिंग सहलगन गुण है, कौन सा ऐसा गुण है जो लिंग सहलगन, कहने का मतलब जो है जो अनुवांशिक होता है, मतलब कि जब जो गुण पिता में है और वही गुण या फिर माता में है, वही गुण जो है बच्चे में भी दिखने को मिले तो उसे हम लोग लिंग सहलगन गुण कहेंगे। तो क्या है भाव, रक्त अल्पता, मतलब क्या रक्त की कमी अगर उसके माता पिता में रहेंगे तो बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कमी। ठीक है, फिर है वर्णांधता, वर्णांधता एक बीमारी होती है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि आप कलर जो होता है ना, हरा और लाल, दो कलर में आपको अंतर नहीं पता चलेगा, हरा दिखा देगा तो लगेगा कि लाल दिख रहे हैं और लाल दिखा देगा तो लगेगा हरा दिख रहे हैं। ठीक है, तो वर्णांधता में जो है वो बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें आप कलर में, हाँ हर कलर में आप फर्क देख लीजिएगा, आपको और कोई कलर में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब बात आएगी, जैसे देखो यहाँ पर रेड कलर ही दिख रहा है, ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं किसी को ये बीमारी तो नहीं है, और फिर हम यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग से पूछेगा कि बताइए ये कौन सा कलर है और ये कौन सा कलर है, तो जिसको ये बीमारी होगी, हम लोग को देखो आसानी से पता चल रहा है कि ये रेड है और ये ग्रीन है,
लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाएगी वो जो है बताने में हिचकिचाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। वो लाल को देखेगा तो उसको हरा दिखेगा, हरा को देखेगा तो लाल दिखेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है बाबू, ये जो है माता पिता से आते हैं, यानी कि अनुवांशिक तौर पे देखा जाएगा, यानी कि यह लिंग सहलगन गुण है। ठीक, गंजापन जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी के बाल नहीं है तो आपका भी बाल नहीं होगा, या फिर आपका बाल है तो आने वाली आपकी पीढ़ी में बाल होगा सही से, जिस जैसा आपका वैसा या नहीं, इसमें जो है कोई मतलब कि इस पे चर्चा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? मतलब कि गुणसूत्र देखो, आम साधारण मनुष्य में कितना पाया जाता है? 46 गुण ना, जोड़े के रूप में देखेंगे तो 23 जोड़ा। लेकिन ये पूछ रहा है कि अतिरिक्त, अतिरिक्त कहने का मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा पाया जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? ट्राइसेमिक या डबल ट्राइसेमिक या फिर टेट्रासोमिक या फिर नलीसेमिक। तो जिसमें देखिए ये सब में तो साधारण चलेगा, जितना रहता है उतना ही पाया जाता है। लेकिन जो टेट्रासेमिक दिख रहा है वैसे वैसा गुणसूत्र है जो जितना चाहिए, जैसे 46 चाहिए यानी 23 पेयर में चाहिए, तो वो उससे जो है अधिक जोड़ा पाया जाता है इसमें। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? मतलब जो क्रोमोसोम सिद्धांत होता है, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आप बाद में रिवीजन करके याद करने के फेरा में नहीं रहिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है क्लास में ही याद कर लेना, यानी कि अभी तुरंत याद कर लेना। तो जो क्रोमोसोम का सिद्धांत होता है वो देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए देखिए, आपको हर पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देगा, और कई बार ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन ही आपको सही लगेगा, हालांकि वो सही है या गलत है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन पहला ऑप्शन जो रहता है बहुत एग्जामिनर सोच समझ कर देता है, चाहे एग्जाम जो भी हो। यहाँ पर देखिए दिख रहा है मेंडल। हर एक बच्चा जब पढ़ता है ना, बायोलॉजी में मेंडल नाम बड़ा फेमस है। लोग कोई भी क्वेश्चन देखता है मेंडल पे ज्यादा ध्यान जाता है उसका, इसलिए देखो पहले में मेंडल ही दे दिया, जबकि इसका सही आंसर है नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन में देखिए सटन एवं बेवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्रोमोसोम सिद्धांतवाद देने वाले, क्रोमोसोम का सिद्धांत देने वाले यानी प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है सटन एवं बेवरी। ठीक है, ये दोनों दो व्यक्ति हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? क्रोमोसोमीय विकार नहीं मतलब क्रोमोसोम से जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए देखते हैं इसमें क्रोमोसोमीय विकार मतलब क्रोमोसोम बढ़े या घटे या नहीं रहे, उससे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। वैसे बीमारी को, वैसे चीजों को यहाँ वर्णित करने को बोल रहा है। पहला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अगर क्रोमोसोम बढ़ गया घट गया तो ही बिगड़ जाता है। फिर है क्लाइनेफेटर सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन डी में देखो हेमोफीलिया। हेमोफीलिया बाबू एक बीमारी है जो कि अनुवांशिक बीमारी तो है, मतलब कि जिसके पिता में पाया जाएगा उसमें उसके संतान में भी ये बीमारी पाई जाएगी। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है, इसमें क्रोमोसोम से कोई रिलेटेड चीज नहीं है। इसमें जैसे आपका हाथ है या पैर है या बॉडी का कोई भी पार्ट है, मान लिया जब कट जाए तो रीजन क्या होता है कि इसमें खून ब्लडिंग जो होता है ना वही नहीं बंद होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से अगर ससमय कोई नहीं देख पाया, कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं करा पाया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा होता है इस बीमारी में। इससे इसको जो है क्रोमोसोम से इसका कोई खास संबंध नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यह पूछा गया है कि तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले, तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे को संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाले थी, तो ये किसका उदाहरण है? पूरा लाइनिए बकवड़ के लाया और यहाँ पर रख दिया ताकि बच्चा पढ़ ही में भुला जाए, आंसर खाक देगा। तो ऐसा क्वेश्चन को देखकर जो है मतलब कि घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन आंसर उतना छोटा, ये बात आप एकदम याद रख लीजिए कि क्वेश्चन बड़ा रहेगा आंसर छोटा रहेगा। चलिए ऑप्शन में लिखा हुआ प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और विप्रयास विशेषकों का जो है मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा बाबू आपका
ऑप्शन सी यानी कि सहप्रभाविता। क्या होगा? सहप्रभाविता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखो, गलत कथन को चुनना है, सही को नहीं चुनना है। असत्य कौन है? लक्षण के निर्धारणों कारक करते हैं, जो कारक रहते हैं वो लक्षण का निर्धारण करते हैं, ठीक है। या कारक में विरिक्त, जो विरिक्त होते हैं मतलब उसमें व्यक्त होते हैं। या फिर मटर में कारक जोड़े में होते हैं। क्या जो मटर को आप लोग पौधा को भी देखे होंगे, बीज को भी देखे होंगे, तो क्या मटर के जो कारक वो हमेशा जोड़े में रहते हैं? तो रहते हैं, ठीक है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है? नहीं बाबू, अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है। ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। बाकी ये सब सही है। लक्षण का निर्धारण होता है, ठीक है। लक्षण का निर्धारण कारक करता है, फिर कारक विरिक्त होते हैं, ठीक है। मटर का कारक जोड़े में होते हैं, ये भी बात सही है। अब हमारा चौथा ऑप्शन दिख रहा है कि अलील के आपस में सम्मिश्रण नहीं होते हैं, ऐसा रहता है, लेकिन दिया है कि होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन गलत है। और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है असत्य को ढूंढिए, मतलब कि जो गलत है उसको ढूंढिए। तो हमें तो गलत मिल गया, तो इसका सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है बाबू वो गलत है। चलिए, अगला में पूछा कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए में है ए रेशियो 1:1, फिर 7:1, यानी 1:7, फिर 1:1:1:1, यानी इस प्रकार से पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1:1:1:1, ठीक है। 1 बार याद रखिएगा। चलिए, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बड़ा फेमस है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये सब्जेक्टिव में भी पूछ दे। ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण, यानी कि जो वैसे बच्चे, वैसा जो कि अभी भ्रूणीय अवस्था में ही है, यानी कि जन्म के पहले बच्चों के बारे में जानकारियां, हर एक प्रकार की जानकारियां, इवन यहाँ तक कि उसका जेंडर संबंधी जानकारियां पता लगा लेना, यही प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए खोजते हैं, ऑप्शन में दिया है कि नहीं। मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए ना बउआ, मस्तिष्क की बीमारी से, एमनियोसेंटेसिस से इसका कोई लेना देना है नहीं। ऑप्शन बी में देखिए, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोगों का निर्धारण करने के लिए, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे भ्रूण में, जरूरी नहीं है कि उसका मतलब कि जेंडर ही पता लगाने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाए। हाँ, ये इसके लिए भी पता लगाया जा सकता है कि जो अभी बच्चा पल रहा है गर्भ में, वो सही से स्वस्थ है या नहीं है, या किसी प्रकार की बीमारियों से वह घिरा हुआ। तो इसके लिए जो है यह जो है प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम के कितने गुणसूत्र होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में 46, 45, 47 और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या 46 हो, अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा, ठीक है। और यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए। स्त्री मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होंगे। देखिए आप लोग को तो सभी को पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्र होते हैं, तब देखिए 44, यानी कि 44 को तो दोनों में होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। लेकिन पूछा है, यहाँ पर हिगरा दिया है कि स्त्री में यानी कि फीमेल में, तो 44 को तो दोनों में होगा। लेकिन अगर हम मेल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता तो इसमें एक्स और वाई होगा, प्लस में एक्स और वाई। लेकिन अगर हम मादा में पूछेगा तो 44 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इससे ये जो दिख रहा है, इससे आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ही रहा है, प्लस में सब्जेक्टिव में भी पूछने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे पूछ देगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण भी इसी से होता है बाबू, ठीक है, गुणसूत्र से ही। मतलब कि जिसका अगर पुरुष से एक्स आ गया, एक्स गुणसूत्र मिल गया, तो जो संतान पैदा होगा वो लड़की होगी, और जो अगर वाई मिल गया तो संतान
लड़का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज मनुष्य में पूछ रहा है, स्त्री में, तो स्त्री में देखिए यहाँ 44 + XX है, हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। टिक आउट करेंगे और निकलेंगे। जबकि इसलिए हम इसको बताए हैं कि पुरुष में भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको स्त्री दिख रही है, पुरुष में पूछेगा तो पुरुष में 44 + XY, ऐसे नहीं दे के या इसे भी दे सकता है बउआ, 22 + 22 जोड़ा में दे देगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर XY कर देगा, इसको भी 22 दे देगा, इसको XY दे देगा, सॉरी इसको x दे देगा। समझ में आया? ऐसे भी दे सकता है। इसलिए आपको जो है दोनों याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा छोटा चीज में जो है बच्चा लोग फंस जाता है और परिणाम होता है कि वो आंसर गलत कर देता है। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, एक संकर जेनेटिक का अनुपात क्या होता है देखते हैं। 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो हम आप लोग को बताए भी थे कि जो एक जेनेटिक होता है उसका 1:2:1 होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीव, जो एक ही स्थान पर है, ठीक है, जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते क्या, बहुअलील कहलाएंगे या बहुजन कहलाएंगे या फिर एकोजन कहलाएंगे या सहप्रभाविता कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र जो है वो कौन से हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है बाबू वो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र 1 एवं Y। दात्र कोशिका अरक्त प्रदर्शित करते हैं किसमें, ठीक है, दात्र कोशिका जो है अरक्त प्रदर्शित करते किसमें, एपिस्टेसिस में या सहप्रभाविता में या पोलियोट्रॉपी में या फिर अपूर्ण प्रभाविता में। जल्दी से आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए कि किसमें प्रदर्शित करते हैं। तो जो दात्र कोशिका होते हैं वो अरक्ता को पोलियोट्रॉफी में जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र ट्राइसेमी कौन से अनुवांशिक बीमारी को जो है अनुवांशिक बीमारियां होती है। क्या क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है या दात्र कोशिका अरक्ता होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है या डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा बाबू डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कब होगा, जब 21वें गुणसूत्र ट्राइसेमी से होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और एकदम इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को जो है कितने लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल के द्वारा कितने लक्षण के अध्ययन किए गए वो पूछ रहा है। 5, 4, 7 तो 3, ठीक है, और सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 7। चलिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया, क्या चीज को प्रतिपादित किया, संलग्नता के नियम को नहीं बाबू, थर्मोडायनामिक्स के नियम को नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब दो को नहीं है तो इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता। फिर आंसर अनुवांशिकता के नियम को, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पृथक्करण को सिद्धांत को क्या कहते हैं। क्या प्रभाविता के सिद्धांत कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत कहते हैं, या फिर युग्मकों की शुद्धता के सिद्धांत कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फिर से आपका अनुपात वाला देखो, इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न आ चुके हैं। अनुपात से लेकर 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद कर ले जाइएगा। और अनुपात वाला में कंफ्यूज नहीं होना कब क्या पूछता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। 3:1, 1:2:1, 9:7, ऑप्शन डी यानी कि 9:3:1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, अगला भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, क्योंकि वो आपने जो प्रयोग किए उसमें वो सफल हो गए। क्यों सफल हुए, ऑप्शन देखते हैं। उसने मटर को पौधे को चुना, अत्यधिक लक्षणों को चुना, या स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, या फिर मटर का पौधा जो है द्विलिंगी होता है इसलिए नहीं।
उसने मटर के पौधे को चुना, इसीलिए वो सफल हो गए। अगर मटर के पौधे की जगह किसी और चीज का पौधे चुनते तो शायद वो सफल नहीं हो पाते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेलेनिन, मिलेनिन रंग द्रव, मिलेनिन से ही बाबू कलर यानी त्वचा कलर, ठीक है, त्वचा कलर जो है इसी से निर्धारित होता है, समझे, त्वचा का। तो मेलेनिन रंग द्रव उपस्थित दशा में उत्पन्न होता है, क्या वर्णांतता में, रंजकहीनता में, या फिर फिनाइल कीटोरिया में, या फिर एल्केप्टोनूरिया में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए और बताइए। देखिए रंग से ये रिलेटेड है तो इसका आंसर भी रंग से ही रिलेटेड होगा, तो इसलिए देखिए रंजकहीनता में ही ऐसा। अगर ये अनुपस्थित है, मतलब कि उपस्थित नहीं है, तो रंग जो है रंज इट मीन्स रंग जो है हीन हो जाएगा, ठीक ना। उपस्थित रहेगा तो रंग ज्यादा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मानव नीर के अनुवांशिक पहचान हो जाती है, किसके द्वारा? मानव नीर के जो है अनुवांशिक पहचान हो जाती है वो किसके द्वारा? ऑप्शन ए में है केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी में है कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी में ओटोसोम्स के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में है कि आपका जो है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, तो मानव यहाँ नीर नहीं होगा, नर होगा, नर। ठीक है, तो मानव नर को किस चीज से? कोशिका तो सबके बराबर रहता है, केंद्रक भी बराबर रहता है, ऑटोसोम से भी सेम रहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मानव नर हो या मानव मादा हो, दोनों को जो है आप पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें? है ना, किसमें ये जो है वो एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को वह रोक देता है। ठीक है, चलिए प्रभाविता में, प्रभाव से ऐसा नहीं देखिएगा कि प्रभाव शब्द है, प्रभाविता टिक मारे और निकल दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पॉलीमेरिज्म में, एपिस्टेसिस में या अप्रभाविता में, इसका सही आंसर होगा एपिस्टेसिस। क्या होगा? एपिस्टेसिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण क्या होता है बाबू? बालों का रंग नहीं, त्वचा का रंग, नाक का आकार तो उसका अलग ढांचा ही, या आंखों का रंग। तो इसका जो मात्रात्मक लक्षण है इससे त्वचा का रंग का एक सटीक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा कि प्रथम अनुवांशिकी के पिता कौन थे? अनुवांशिकी के पिता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग भी अगर जानते हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिए कि क्या होगा। तो इसके पिता एकदम मेंडल साहब को कभी नहीं भूलिएगा, मेंडल साहब को एकदम याद रखिए अनुवांशिकी के पिता के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन है? वो वैज्ञानिक का नाम बताइए जो कि मेंडल के सिद्धांत को जो है वो दोहराए हैं, मतलब कि इनके ही बताए गए बात को जो है ये भी रिपीट किए हैं और उससे जो है कुछ खोजे हैं। ऑप्शन ए में है डार्विन, वेलेस और ह्यूगो डिब्रीज। ठीक है, डार्विन, कैरेंस, शेरमार्क, फिर ह्यूगो डिब्रीज, कैरेंस और शेरमार्क। ये आपका सही आंसर है, ह्यूगो डिब्रीज, कैरेंस और शेरमार्क। ह्यूगो डिब्रीज, देखो इसमें शेरमार्क दिया है तो ह्यूगो डिब्रीज नहीं है, ह्यूगो डिब्रीज दिया है तो कैरेंस नहीं है। इस प्रकार से छाट सकते हैं, तीनों को याद रखिएगा। HKS, इसका शॉर्ट ट्रिक है। HKS ह्यूगो डिब्रीज, K से कैरेंस और S से शेरमार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के जो है विभिन्न रूप, अलग अलग रूप रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या पूरक जीन कहा जाएगा? अलग अलग रूप को पूरक जीन कैसे कह सकते हैं? क्या युग्म विकल्पी कहा जाएगा, या फिर संपूरक जीन कहा जाएगा, या विषम युग्मज कहा जाएगा? तो एक जीन के विभिन्न रूप मतलब कि अलग अलग रूप रहेगा तो मतलब कि उसमें अलग विभिन्नता रहेगी। ठीक है, तो युग्मक विकल्पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मक विकल्पी, युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन, वायु गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ऑटोसोमल जीन्स होता है, लिंग संलग्न जीन होता है, या फिर उत्परिवर्ती जीन होता है। तो देखो वाई का जो है बाबू मानव लिंग निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वाई, हम कई बार अभी भी बताए थे
कि अगर पुरुष में से 44 प्लस एक्स और वाई महिला में 44 प्लस एक्स गुण रहते हैं। अगर इसमें से पुरुष में से अगर एक्स आ गया तो वो तो लड़की होगी, लेकिन यदि जो वाई आता है इधर से तो एक्स ही आएगा, ठीक है, तब इस स्थिति में जो है लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो यह जो है वायु गुणसूत्र जो है वो किस लिए उपस्थित रहता है, तो लिंग सहलगन के लिए, ठीक है। चलिए अगला है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है। एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, रतौंधी या थैलीसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम। तो एक बिंदु उत्परिवर्तन है वो कौन सा, रतौंधी है। रतौंधी में बाबू आपको शाम ढलने के बाद जो है हल्का हल्का नहीं दिखेगा, मतलब कि अजीब सा दिखेगा, ठीक है। चलिए मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, मेंडल के 7 नियम अभी हम बताए, 7 नियम, उसमें से दूसरा नियम पूछ रहा है पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का नियम या बहुजीवी वंशागति का नियम या स्वतंत्र अवरोहन का नियम। तो दूसरा सब देखो मेंडल का नियम है, लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा नियम, तो दूसरा नियम होगा पृथक्करण का नियम, ठीक है। चलो 36वें मेंडल के नियम का अपवाद। अपवाद मतलब कि सब जो है सारे चीज जो भी मेंडल खोजा है वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने खोज के अकॉर्डिंग सही, लेकिन उसका अपवाद पूछ रहा है। अपवाद का मतलब होता है जो कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए देख, प्रभाविता मेंडल के नियम का अपवाद नहीं है, ये मानता है जी। युग्मक का शुद्धता ये भी मानता है। अब दिखा सहलगनता, जो कि ये मेंडल के नियम से कहता है तू और तुमको जैसे खोजना है तुम खोजो, हम तुम्हारे बात में नहीं आएंगे, इसका जो मन रहता है बाबू वही कहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम एक है, क्या है डाउन सिंड्रोम, क्या है, मिलेडियन व्याधि है या दोनों हो सकते हैं या फिर गुणसूत्रीय व्याधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुणसूत्रीय व्याधि। चलो मेंडल ने कार्य किया, मेंडल जो है कार्य किया क्या, खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल जो कार्य किया बाबू वो उद्यान मटर पर किया है, ठीक है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चौकड़ावे वाला। मटरवा तो सभे में दे दिया है, देख रहे हैं, लेकिन खाद्य मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखकर आपका दिमाग तो पक्का घूर गया होगा कि क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर उद्यान मटर होगा, याद रखिएगा। जब खखोर के क्वेश्चन पूछता है ना तो यही सब क्वेश्चन डालता है, क्योंकि बच्चा तो खाली मटर याद किया है। अब खाद मटर की दिया है कि उद्यान मटर दिया है कि बीज वाला मटर दिया है, उससे क्या लेना देना। चलो फुंटेन वर्ग विकसित किया मेंडल ने, वाटसन एवं क्रिक ने, और फिर रेजिनोल्ड ने या फिर बेबरी ने। इसका क्या होगा सही आंसर, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि जो पुटेन वर्ग विकसित होता है वो कौन कर किए हैं, तो जो है रेजिनोल्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन में कि वंशागति के गुणसूत्रों के सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किसने किया। वंशागति मतलब कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गति करता है, तो वैसे सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका भी सही आंसर आपको जानना पड़ेगा। जो वंशागति गुणसूत्रों को सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले हैं वो मेंडल साहब ही हैं बाबू। कौन है, मेंडल साहब। मेंडल नहीं रहेगा ऑप्शन में तो बेबरी टिक आउट कर सकते हैं। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी टिक आउट करते हैं और निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अरे 43, इसमें अनुवांशिकी शब्द देखो, इसमें ऑप्शन इसमें जो है आपका जो है अथी चेंज कर दिया है, लग रहा है कि ओकराइजेशन, लेकिन ये अलग है। अनुवांशिकी शब्द, अनुवांशिकता नहीं बोला, अनुवांशिकी शब्द को किसने प्रस्तावित किया है, क्या पेमेट ने या मार्गन ने या बेस्टन ने या फिर जोहान्स ने। तो इसका सही आंसर होगा बेटरसन ने। अब अगला क्वेश्चन कि मेंडल के लक्षणों वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया। ऑप्शन ए में 1870, 1900, फिर 1865 या 1845। तो इसका सही आंसर होगा 1865, ठीक है। चलो जीन विनिमय किसका, सॉरी देख लेते हैं। जीन विनिमय, ओहो, जीन विनिमय के बारे में पूछा गया है बाबू
कि जीन विनिमय जो है किस अवस्था में होता है, जाइगोटिन में या फिर पैकिटिन में या फिर डिप्लोटिन में या फिर लिप्लोटिन में। ठीक है, जीन जो होता है किस अवस्था में होता है, डिप्लोटिन में होता है, लिप्लोटिन में होता है, पैकिटिन में होता है। तो जीन को हम पैकेट में रख सकते हैं, इस प्रकार से ट्रिक से आप याद सकते हैं कि जीन का विनिमय जो होता है वो पैकेटिन होता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई है कौन? कौन है बाबू? क्या केरेंस या फिर शर्मैक या डिब्रीज? ये तीनों थे, तीनों याद है इसके दो चार क्वेश्चन पहले वाला, उसमें ये तीनों नाम था। तो ये तीनों जो है मान्यता दिलाया है, वो केरेंस हो या शेरमैक हो या फिर डिब्रीज हो। समझ में आया ना? ये तीनों जो है उसको मान्यता दिलाया है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर कि देखो पुरुष वाला हम महिला वाला पूछा था ना, मादा वाला तो हम उस टाइम पूरा बढ़िया से बता दिए थे। अब जो बच्चा इसमें नहीं बताएगा सब सोच लो, उंगली ऐसे पेन जो है ऐसे करेंगे उंगली के पास, ऐसे इसको मरोड़ देंगे नहीं बताया तो। चलो जल्दी से जवाब दो इसका। पुरुष में पूछ रहा है तो पुरुष में तो 44 गो तो सब में रहेगा, है ना, पुरुष में भी रहेगा महिला में भी रहेगा। अब बात यहाँ पर है कि 44 में जोड़ेगा तो, ठीक है, क्या एक्स एक्स जोड़ेगा या फिर एक्स वाई जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 44 प्लस एक्स वाई यहाँ पर हमको दिख गया, टिक आउट किया और निकलते हैं। अब है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा जो है वो दिया गया या फिर किनके द्वारा किया गया? डार्विन है, लेमार्क हैं, डे व्रीज हैं या फिर हुगो डिब्रीज। ठीक है, हुगो डिब्रीज या फिर हैकर। चलिए इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा सही आंसर। अर्जित गुणों को वंशागति सिद्धांत, ठीक है, तो होगा लेमार्क, या फिर अनुवांशिकी का वंशागति सिद्धांत बोलता तो हो जाता मेंडल। अगला इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है? देखो एक होता है जो सभी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो सभी को ब्लड दे सकता है, और दूसरा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सकता है। सार्वभौमिक बोल रहा है मतलब कि यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है। एक होता है सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आपको ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, ए बी एक में ही है, ठीक है, ओ है। तो देखो ब्लड ग्रुप में ए भी सभी को दे सकता है ब्लड, और ओ ग्रुप जो होता है वो सभी ये भी जो है सभी का ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप रहे वो ले सकता है, और वो ब्लड ग्रुप जो है सभी को दे सकता है। सार्वभौमिक पूछा मतलब सभी ब्लड को देने वाला, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, चलो ये हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन। यह पूछा है कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? समसूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन या फिर निवेशन या फिर उत्परिवर्तन। तो ये सब जो है ज्यादातर विभिन्नताओं का स्रोत उत्परिवर्तन ही है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, और आपको समझ में आया नहीं आया, और कितने प्रश्न जो है 50 में क्लास में ही याद हो गए, ये जरूर बताइएगा। और जिनको भी क्लास में कम प्रश्न याद होते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बार बार क्लास को देखेंगे, बार बार जो है उसको रिवीजन करेंगे, याद तो होना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है।